हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी डायरेक्शन भी देखी थी। आज हम क्या करेंगे, फिर हम पढ़ रहे थे परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब नेक्स्ट लेक्चर में आज हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले जो कल आप लोगों ने पढ़ा था उसमें ये दोनों टर्म्स रिलेटेड किससे हैं? तो परमिटिविटी किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय बी। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और ये किससे रिलेटेड है? मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, हमने सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज देखी थी मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड की अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। तो जल्दी से मुझे मैसेज कमेंट करके बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, कौन सी एक ऐसी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी जो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग कर दी थी? आपको सबसे अच्छा क्या लगा उसमें, वो बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी के बारे में। तो परमिटिविटी रिलेटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड परमिएबिलिटी रिलेटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अब परमिट मतलब वो क्या करती हैं, दोनों का ही काम होता है, ये परमिट करती हैं। ठीक है, यह जब भी कोई भी हमारे पास फील्ड है वो किसी मीडियम से पास होगा तो मीडियम क्या करेगा, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को परमिट कर देगा। तो ये क्या बताते हैं, किस चीज के बारे में बताते हैं? ये उस क्वांटिटी के बारे में बताते हैं जिसको ये परमिट करते हैं टू अलाउ, परमिट टू और अलाउ टू पास थ्रू दैम, पास थ्रू इट। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हमने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दिया था, यहां पर इतना पहुंचा है, तो उस स्पेस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, नेचर की, स्पेस की, उस स्पेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सामने आती है? परमिटिविटी। और जब हम बात करें कि हमने यहाँ पर इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया था, यहाँ पर इतना पहुंचा है, तो उस वाले स्पेस में किसकी बात करते हैं? परमिएबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी के लिए यहाँ पर देखो, जो हमने पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा वो कितना भेजा था? Q ओवर R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है पॉइंट A पर, ये है पॉइंट B, बीच में मीडियम है और यहाँ पर जाने के बाद ये कितना पहुंचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। इस पॉइंट पर हमने देखा तो सिर्फ इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा है। दैट मीन्स बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो मीडियम है, इसने क्या किया है? कुछ फैक्टर को एब्जॉर्ब कर लिया है। और कितने फैक्टर को एब्जॉर्ब कर लिया है? इस वाले फैक्टर को एब्जॉर्ब नहीं किया है, ये फैक्टर तो वहां से बच के आ गया। ठीक है, मान लो इसके पास 5 रुपए थे, 5 रुपए थे और इसने यहाँ पर जब पहुंचा तो कितने रुपए यहाँ पर मिल गए इसको? 3 रुपए इसको यहाँ पर मिले हैं। तो ये जो बीच वाला जो चीज थी, यहाँ पर 2 रुपए गायब हो चुके हैं। तो अब मुझे आपसे ये पूछना है कि कितना बीच में गायब हुआ? तो आप क्या करोगे? 5 - 3, 2 रुपए बीच में गायब हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास? Q ओवर R स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ओवर R स्क्वायर। Q ओवर R स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और बाकी को उसने बाहर भेज दिया है। तो ये हो जाएगा Q ओवर R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप लोगों से कोई ये भी पूछ ले कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम ने एब्जॉर्ब किया है, तो वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन, अभी ये तो है हमने पढ़ लिया एक चीज के लिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस में से अगर जा रहा है तो मीडियम इतना एब्जॉर्ब करेगा। अब बाकी हर बार तो हम ये वैल्यू निकालने बैठेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या किया था? हमने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए हमने रिलेटिव परमिटिविटी वहां पर पढ़ी थी कि हर एक मीडियम की कितनी कितनी रिलेटिव परमिटिविटी होती है।
मतलब वो कितने परसेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह अगर हमने यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, आई डी एल ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पर जब पहुंचा तो कितना बचा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। मतलब इस वाले फील्ड ने भी इतना कुछ ना कुछ बीच में एब्जॉर्ब कर लिया, और इसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से, इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक थी एंड दैट वाज कॉल्ड परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी की वजह से यहाँ पर क्या किया है, इसने इतना एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, नहीं नहीं बेटे, एब्जॉर्ब किया है। ठीक है साहिल, एब्जॉर्ब किया है यहाँ पर। ठीक है, कि कितना मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया है वो तो हम फॉर्मूले से नहीं बता रहे हैं, बट फाइनली कितना पहुंचा है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और भी किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो बोलो नो मैम, क्लियर है, और फिर हम आगे चलते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट अभी हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कंप्लीट लिख लेना तुम, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, सी 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 सी। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब देखो भाई, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के केस में क्या होता है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जब है हमारे पास, ये अब मैंने डायरेक्ट ही क्यों लिया है, इसका भी रीजन बताऊंगी, बिकॉज इसका डेरिवेशन इजी है। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रेट कंडक्टर का बाद में करेंगे। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो देखो, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमें इसकी वजह से निकालना है, और ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जो बायो सावर्ट था उसने क्या दिया था, उसने ये बता दिया था कि इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से कितना करंट होगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, क्योंकि सारे कंटिन्यूटी में होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब हम निकालेंगे इनकी वजह से डायरेक्शन। ठीक है, पहले हम डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन देखेंगे, बी इज डायरेक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ दिस इज अ कंडक्टर, यहाँ पर आईडीएल मैंने छोटा सा लिया है। ठीक है, छोटा सा पोर्शन लिया है। अब मैं पाम रूल से क्या निकालूंगी, इसकी डायरेक्शन निकालूंगी। तो जब मैं पाम रूल से इसकी डायरेक्शन निकालूंगी तो वो कैसे आएगी, परपेंडिकुलर टू दिस, पाम रूल लगा लो, राइट हैंड रूल लगा लो, तो परपेंडिकुलर टू दिस आएगी, तो इधर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ करने जा रहे इधर की तरफ। इस पॉइंट पर निकालो तो ऐसे, इधर निकालो तो ऐसे, फिर ऐसे, तो मतलब ये देखो इस तरह से। तो क्या हुआ, हर पॉइंट पर जो मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब मैंने पाम रूल से उसके चारों साइड में डायरेक्शन निकाली, तो वो मेरे पास कैसा दिखाई दिया, एक सर्कल मुझे दिखाई दिया। अब ये देखो, इसमें करंट किधर की तरफ फ्लो हो रहा था, ऊपर की तरफ, तो मुझे थंब को ऊपर की तरफ लेकर जाना था। अब ये कैसे डायरेक्शन है, कैसे डायरेक्शन है, देखो भाई, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कैसी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपके पास। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये तो है करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट की डायरेक्शन, और ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर इसी तरह मेरे पास इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता, मीन्स लाइक दिस, तो मैं क्या करती, वही है मेरे पास तो अपना पाम रूल है, थंब को किसकी डायरेक्शन में रखना होता है, करंट की डायरेक्शन में रख दो। अब जो होता वो देखो, हर डायरेक्शन में हर बार ये इस तरह से चेंज हो रहा है। और अगर मैं आपको घड़ी की डायरेक्शन में दिखाना चाहूं तो कैसे आएगा, देखो कुछ इस तरह से आएगा हर एक पॉइंट पर, मतलब जैसे घड़ी चलती है सिर्फ उसी दिशा में ये क्या करेगा, चलेगा। ठीक है, तो जब करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो कैसे चलेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट की डायरेक्शन।
ठीक है। आप बेशक से राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल वो सबसे ज्यादा इजी पड़ता है आप लोगों को, या फिर आप लोग राइट हैंड पाम रूल से हर एक पॉइंट पर निकाल निकाल कर देखो, ठीक है। जब हर एक पॉइंट पर, जब ये ऊपर की तरफ था तो इधर जा रहा था, नीचे की तरफ हो गया है तो इधर जा रहा है, ठीक है, याद रखो। अब देखो आपके पास जब क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना, एक नंबर में आ जाता है कि डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, ठीक है, तो डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, उस दिस में क्या गिवन होता है, कोई भी कंडक्टर गिवन होगा। अब जब कंडक्टर गिवन होगा तो वहां से क्या गिवन होगा, मान लो आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है, उसमें आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि आप इसकी वजह से डायरेक्शन बताइए, और डायरेक्शन भी कैसे डायरेक्शन बताइए, जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो। तो आपने अभी अभी निकाली थी डायरेक्शन, जब ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो जब आप उसको ऊपर से देख रहे हो तो इस तरह से है डायरेक्शन, इस तरह से है, मान लो जब आप ऊपर से देखोगे तो इस तरह से आएगी ना, नालायको, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इस तरह से आ रही है। अब ये कौन सी है, ये आप देख रहे हो इसको ऊपर से, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको ऐसे घुमाते रहूं और आपको क्या कर दूं, इसकी नीचे की तरफ, तो जब नीचे की तरफ देखोगे तब कैसे चली जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसे होता है, अपोजिट होता है, जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे, और जब आप नीचे से देख रहे हो तो आपको कैसे मिलेगा, मतलब इस तरह से आ रहा है, तो नीचे से देख रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा और ऊपर से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको ऊपर से देखना है या फिर नीचे से इस चीज को आपको शो करना है, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप सिर्फ ये करना है कि हाँ ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बट ओनली द केस व्हेन यू आर सीइंग इट फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप इसमें नीचे की तरफ से देखोगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है अपोजिट हो जाएगा, करके देखना, ठीक है। ये देखो, फिर से देखो एक बार, ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज है, जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो कैसी है, क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक आपके पास इस तरह से चलती है, इस तरह से। तो जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो, आर्क वाली साइड से देख रहे हो, तो करंट कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। अब यहीं पर अगर आप ये नीचे से देखो तो इधर में ऐसी थी जब आप आपकी तरफ से देख रहे हो, लेकिन मेरी तरफ से तो ये क्या है, जब मैं इसको देख रही हूं तो ये क्या है, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज बन रही है। आप बनाकर देख लेना एक बार, खुद से जब करके देखोगे ना तब थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कॉइल होती, ये स्ट्रेट कंडक्टर ना होकर करंट कैरिंग कॉइल होती और आपको उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती। अब देखो भाई आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल की वजह से जब करंट कैरिंग कंडक्टर कोई हमारे पास सर्कुलर कॉइल है उसमें हमें डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे, वही हमारा राइट हैंड थंब रूल या फिर जो हमने अभी अभी किया, छोटी छोटी करंट एलिमेंट्स की वजह से डायरेक्शन देखेंगे। तो कोई एक सर्कुलर कॉइल है मान लो मेरे पास, जब वो सर्कुलर कॉइल है तो आप उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए जब भी डायरेक्शन देखेंगे, करंट की डायरेक्शन में क्या करो, अपनी फिंगर्स को रोटेट करो, ठीक है। तो आपका थंब किसको देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मान लो इसमें इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो आप इसको इस तरह से करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रोटेट करो, जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या देगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, ठीक है, बाहर की तरफ होगा। और जब आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो आपका करंट कहाँ होगा, इनसाइड दी बोर्ड, बोर्ड के इनसाइड होगा। थंब कहाँ जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड, हर पॉइंट पर बोर्ड के इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोर्ड के इनसाइड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपकी कॉइल इस तरह से रखी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, आपने करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है और कहाँ पर चला जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको निकालना है इसकी हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वो कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
और इस छोटे अभी हमने क्या देखा कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसकी वजह से, छोटा सा करंट एलिमेंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आता है। तो मतलब यहाँ पर जितने भी ये छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट्स बनेंगे, अगर मैं इस कॉइल का छोटा सा टुकड़ा ले लूं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो किस डायरेक्शन में आएगा? जब करंट ऐसे जा रहा है तो वो किधर जाएगा? आपको करंट की डायरेक्शन में क्या करना है? अपने थंब, करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रोटेट करना है, फिंगर्स को रखना है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कौन देगा? आपका थंब। तो हर एक पॉइंट पर कैसे आ जाएगी इसमें डायरेक्शन? इस तरह से आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, हर एक पॉइंट पर। ऐसे यहाँ पर जब आप करेंगे तो आपको हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये आपको लगेगा कि बीच में यही कंबाइन होकर कैसे हो गया, एक स्ट्रेट कंडक्टर बन गया है। ये जो होता है ना, जो बीच में जो इफेक्ट आ रहा है, ये सारे जितने भी छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स हैं, उन सारे करंट एलिमेंट्स की वजह से ये आ रहा है, ठीक है, सभी करंट एलिमेंट्स की वजह से, जितने भी आपके पास करंट एलिमेंट है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अब हम ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और इसके भी सेंटर पर निकालेंगे, ठीक है, सेंटर पर। तो ये हो गई हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। हमें इसके सेंटर पर क्या निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो इसके सेंटर से यहाँ पर मैं क्या ले लूं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला तो क्या है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और क्या फॉर्मूला है वो? बायो-सावर्त लॉ, या फिर आप जिसको बायो-सावर्त लॉ बोलते हो वो है। तो ये क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। और यहाँ पर आई डी एल साइन थीटा ये था, ठीक है, थीटा भी था, थीटा की डिपेंडेंसी। मतलब मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट कॉइल के लिए तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ये तो क्या देता है हमें, छोटे से करंट एलिमेंट के लिए देता है। इस लॉ की यही क्या थी, लिमिटेशन थी कि ये छोटे से करंट एलिमेंट के लिए देता है, मतलब हम कंप्लीट नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, छोटा सा मैंने यहाँ पर करंट एलिमेंट ले लिया, ये आई डी एल, ये छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, आर। अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये एंगल कितना बनेगा, व्हाट विल बी थीटा हियर? 90, करेक्ट। दीपिका ने सबसे पहले बताया है 90 है भाई, 90 आएगा। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस पर जो डायमीटर जितने भी एंगल बनाएगा वो सारे क्या बनाएगा, कोई भी ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस को टच करे और सर्कल के सेंटर से पास होती हो वो क्या कहलाएगी, उसका एक तो डायमीटर कहलाएगी या फिर रेडियस, और वो एंगल कितना बनाती है सरकमफ्रेंस के साथ, 90, ठीक है, सर्कल के। इसी तरह स्फीयर में भी होता है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर वी हैव थीटा इक्वल्स टू 90, यहाँ पर पुट कर दो, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। अगर हमें कंप्लीट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो आ जाएगा b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या क्या कांस्टेंट है इसमें बेटा, आई आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आई क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जितना स्टार्टिंग में करंट दिया था हमें उतना ही रखना है। डीएल वेरी कर सकता है, अब डीएल कहां से कहां पर वेरी कर सकता है, जीरो से, छोटे से जीरो से लेकर कंप्लीट सरकमफ्रेंस पर कर सकता है वेरी। तो क्या आ जाएगा, डीएल की जगह म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर 2 पाई आर, ठीक है, इनटू में 2 पाई आर। ये हो जाएगा इसका डीएल का इंटीग्रेशन, सरकमफ्रेंस का सर्कल, एक आर से आर कैंसिल, पाई से पाई और 2 से 2, तो ये क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है आपके पास, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होने वाली है, ठीक है। डायरेक्शन हमने देख ली, जब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करता है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहां से देखो एक और चीज हमें देखना है कि ये क्या बनाते हैं, आपके पास कोई भी जो बार मैग्नेट होती है ना, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट में एक कन्वेंशन बना रखा है पहले से ही कि नॉर्थ पोल से क्या होती है, नॉर्थ पोल से
रेडिएशंस निकलती हैं, और कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर एंट्री करती हैं। ये पहले से ही क्या बना रखी है, धारणा बना रखी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में था कि हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए क्या लेते थे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, उसी का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया था। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को इसी तरह ड्रॉ करेंगे, और वो किसका यूज करके करेंगे, हम नॉर्थ पोल का यूज करके करेंगे, ठीक है। एंड नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती हुई दिखाई देंगी, नॉर्थ पोल से निकलती हुई दिखाई देंगी और साउथ पोल के अंदर एंट्री करती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो जब आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन देखो, इसको याद करने के लिए हमने क्या कर लिया, इस तरह से ऐसे जा रहा है ना करंट, यहां से ऐसे आया ऐसे गया। अब हमने क्या किया, इसको यहां पर मिला दिया, ठीक है, बीच में सिर्फ मिला दिया। मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो क्या होगा हमारे पास, साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज में अगर फ्लो करेगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ। अब इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बन गया आपके पास, नॉर्थ पोल। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो क्या बनेगा आपके पास, नॉर्थ पोल बनेगा। और अगर क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्कुलर कॉइल में, तो वो आपको किसको दिखाएगी, साउथ पोल को दिखाएगी, ठीक है। ये कैसे वेरीफाई किया गया था, आपके पास कोई करंट कैरिंग कॉइल थी, इस तरह से रखी हुई थी, क्लॉकवाइज उसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो एक मैग्नेटिक नीडल इसके पास लाकर रख दी। अब मैग्नेटिक नीडल जैसे उसके पास लाकर इस तरह से रखी, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक नीडल, इस तरह की शेप। तो ये क्या हुआ, ऐसे टर्न, ऐसे रखी थी आपने, ये ऐसे टर्न हो गई, मतलब इसका नॉर्थ पोल क्या है, इसने अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर इसका मतलब क्या होना चाहिए था, साउथ पोल पहले से होना चाहिए था। दैट मीन्स अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा आपके पास, साउथ पोल को दिखाएगी वो मैग्नेटिक कॉइल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो किसको दिखाएगी, नॉर्थ पोल को दिखाएगी, ठीक है। अब हमने कल जो बायो-सवार्ट्स लॉ पढ़ा था, बायो-सवार्ट्स लॉ में एक चीज पढ़ी थी, जल्दी से बताओ। ये हमारे पास बायो-सवार्ट्स लॉ है, वो हमने किसके लिए पढ़ा था, यहाँ पर इसको लिख दो। ये फॉर्मूला अभी हमारे पास आया है ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, सी का, ओके। और ये है हमारे पास बायो-सवार्ट लॉ। तो बायो-सवार्ट लॉ में जब हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे, उस टाइम पे क्या पढ़ा था, ये नोट डाल के स्पेशल केस लिख भी लेना, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज्यादा कंफर्ट रहेगा। कि अगर इफ द पॉइंट लाइज ऑन कंडक्टर, लाइज ऑन एक्सिस ऑफ कंडक्टर, then magnetic field will be 0। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अगर आपके पास एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई करेगा तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखो भाई, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास 0 होगा। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तो आपके पास न्यूमेरिकल्स बनते हैं इससे, और वो न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, अब ये देखो, आपको क्या कह दे कि आपको इसकी वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दे आपको r। तो क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपके पास करंट है, कंप्लीट इस कंडक्टर की वजह से आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट पी पर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ से इस वाले पूरे एलिमेंट की वजह से और इस एलिमेंट की वजह से तो 0। मैं इसको कह दूं ए बी सी एंड डी। तो जब मैं ऐसे बना दूंगी इसको, तो ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस बी सी की वजह से प्लस सी डी की वजह से। अब इन दोनों की वजह से तो क्या आएगा, 0। क्यों, बिकॉज ये एक्सिस पर है, पॉइंट इज ऑन एक्सिस, इनकी एक्सिस पर है पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्सिस, इनकी एक्सिस पर पॉइंट है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बचा। यहाँ पर अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये ऐसे पूरा सर्कल बनेगा और जिसका रेडियस कितना है r।
अगर पूरा सर्कल होता तो क्या हो जाता, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r ये आ जाता, बट ये क्या है सर्कल का 1/4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी इसका 1/4 म्यू नॉट आई ओवर 2r और इसका 1/4 मतलब यहाँ पर 8r, ये आ जाएगा आप लोगों के पास आंसर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोगों को ऐसे गिवन होता और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालते, ये आपको रेडियस गिवन है r, ये लेंथ गिवन है, ये भी लेंथ गिवन है, पूरी रामायण दे रखी है उसने बहुत बड़ी सी, और आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट O पर, तो आप क्या करते, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इस वाले पूरे फैक्टर की वजह से और इसकी वजह से, CD और AB की वजह से, तो क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्यों हो जाता 0, बिकॉज पॉइंट कहां पर है, ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, और इस वाले एलिमेंट की वजह से BC की वजह से, ये क्या है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है मतलब इसका क्या आ जाएगा, हाफ, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r का हाफ मतलब 4r, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अगर आपसे डायरेक्शन भी पूछता तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रोटेट करो, आपका थंब किसको देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपका थंब रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये है आपके पास डायरेक्शन। ठीक है, उसके साथ ही, और ये डायरेक्शन मैं राइट हैंड थंब रूल से बता रही हूँ बिकॉज राइट हैंड थंब रूल से जो डायरेक्शन निकालनी होती है वो सबसे ज्यादा इजी होती है, बाकी तो राइट हैंड पाम रूल है, मैक्स स्क्रू रूल है। स्क्रू रूल में पता है क्या होता है, स्क्रू रख दिया आपने, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब रोटेट करेगा, अगर स्क्रू का जो पॉइंटेड हेड है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा हो, तो जो आपका स्क्रू रोटेट करेगा, जिस डायरेक्शन में आप स्क्रू को टाइट करने के लिए थंब को दिखाओगे, थंब को रोटेट करोगे, वो किसकी डायरेक्शन को बता देगा, करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, मान लो ये आपके पास स्क्रू है, ओके, आप इसको ऐसे घुमाते हो तो ये ऊपर की तरफ जाता है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है या फिर ये करंट को दिखा रहा है ऊपर की तरफ जाना, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब ऐसे करेगा ना, आपका थंब, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब रोटेट करेगा वो किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट की डायरेक्शन को। ओके, ये था आपके पास मैक्स स्क्रू रूल, मैक्स स्क्रू रूल, ये कहता है मैक्स स्क्रू रूल। अदरवाइज तो सबसे बेटर है कि आप राइट हैंड थंब रूल अपना याद रखो, बस काम खत्म, ज्यादा चीजों की टेंशन लेनी नहीं है। अब पता तो सब कुछ होना चाहिए, बोर्ड वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, जब साइंटिस्ट ने रूल बनाए हैं, उन्होंने अपने अपने लॉज दिए हैं, तो पढ़ो सबको, लेकिन हमें क्या यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, दैट डिपेंड्स ऑन अवर मेंटल एबिलिटी, कि हमें ये चीज याद करनी है, हमें सिर्फ इससे हमारा सारा काम इजिली हो रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि राइट हैंड थंब रूल से आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को ऐसे गिवन होता और फिर इस तरह से कंप्लीट गिवन होता, ठीक है, ये आपके पास उन्होंने बना दिया, ये तो हाफ पार्ट बना दिया सर्कल का, ठीक है, और फिर उसके बाद ये कंडक्टर, और यहां से आपको पूछ लेता कि इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो आप कैसे बनाते, ठीक है, तो आप कैसे बनाते बताओ, अब कैसे बनाओगे, ये इसका रेडियस है r, अब इस वाले पार्ट की वजह से, ए बी की वजह से तो कितना हो जाएगा बेटा 0, इस वाले पार्ट की वजह से कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन में 8r, अभी हमने निकाला ना, सेम पार्ट है। अब ये इसमें तो ऊपर जा रहा था, सही था, 0 हो गया था, अब ये तो आगे जा रहा है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, अब तो हम फंस गए, अब क्या करेंगे हम, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन, जिसमें हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। न्यूमेरिकल्स उसी पर आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब वैसे ही फंसाएगा क्योंकि उससे वो पता चल गया कि आजकल ये तो सारे बच्चे कर लेते हैं। ओके, तो वो हम करेंगे कल, और आज के लिए इतना ही काफी है, अपने नोट्स बना लेना अच्छे से।